नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया कॉलेज रतनपुर। आज के इस वीडियो में मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर पेपर चतुर्थ विषय भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 से 1950 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में नारी की स्थिति एवं सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों को जो आज़ादी मिली हुई थी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो उनको हक प्राप्त हुए थे, वे सब गुप्त काल के बाद मनुस्मृति को मान्यता देने वाले सामंती समाज में गुम हो गए। उसके बाद से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी तक स्त्रियों की दशा में निरंतर गिरावट आती गई, क्योंकि इस सामंतवादी समाज में ऐसी कई प्रकार की कुरीतियाँ, कुप्रथाएं प्रवेश कर चुकी थी, जिसके कारण भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय हो गई थी। समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियों ने अपना स्थान मजबूत कर लिया था, जिसके कारण उनकी दशा निरंतर गिरती ही जा रही थी। उनकी खराब एवं शोचनीय दशा के लिए केवल सामंती समाज ही दोषी नहीं थे, अपितु इसके पीछे और भी कारण थे, जिसके कारण समाज में ऐसी भयंकर कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएं अपना जड़ फैलाने में सफल हुई। इनमें से एक कारण तो यह भी था कि भारत में लगातार विदेशी आक्रमणकारियों का हमला होते आया, चाहे वो अरब हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे अफ़गानी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे मंगोल हो, चाहे तैमूर हो, चाहे हूण हो। ये अलग अलग समयों में भारत पर लगातार लूट मार करने के उद्देश्य से यहाँ हमला करते रहे, और इनमें से कुछ जैसे कि तुर्की एवं मुग़ल लोग यहाँ अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इनके कारण से भी हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ, कुप्रथाएं प्रवेश कर गई। इसके साथ हमारे जो प्राचीन व्यवस्थाकार थे, जो हमारी कई स्मृतियां हैं प्राचीन, उनमें भी कई तरह की कुरीतियों का वर्णन मिलता है, जिनके कारण हमारे भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय हो गई। जैसे कि इन स्मृतियों में मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है, जिनमें महिलाओं से संबंधित कई तरह की कुरीतियों का वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से धीरे धीरे ब्रिटिश काल के आते तक भारतीय समाज में ऐसे कई तरह की धार्मिक कुरीतियाँ, कुप्रथाएं सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण स्त्रियों का जीवन अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय हो गई थी। उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक सा गया था। यद्यपि बाद में 19वीं शताब्दी में जो भारत के महान धर्म एवं समाज सुधारक हुए, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से, अपने मेहनत से इन कुरीतियों को दूर करवाने के लिए अंग्रेज़ सरकार से मदद ली, और अंत में अंग्रेज़ सरकार भी इन समाज सुधारकों के कहने पर इन कुरीतियों के खिलाफ कई तरह के कानून बनवाए, लागू किए, जिसके कारण
स्त्रियों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार होते गया और अंत में उनकी स्थिति सन 1937 ईस्वी के बाद फिर अच्छी हो गई, क्योंकि 1937 ईस्वी में उनको स्त्रियों को जब शिक्षा और संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, तब से उनका जीवन वो एक तरीक़ा से पुरुषों के समतुल्य हो जाता है और वो किसी भी तरह से अपने आप को पुरुषों से नीचे नहीं समझने लगी। अब हम कुछ विशेष सामाजिक कुरीतियों के बारे में वर्णन करेंगे, जिसके कारण स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय हो चुकी थी। इन कुरीतियों में जैसा एक है सती प्रथा, दूसरा है विधवा का अत्यंत कष्टपूर्ण जीवन, अर्थात विधवा का आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना, और बाल विवाह, बहु विवाह, शिशु कन्या वध, अंतर विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, शिक्षा और संपत्ति पर उनका कोई अधिकार न होना, इस तरह की सारी इतनी कुप्रथाएं समाज में व्याप्त हो चुकी थी, जिसके कारण उनका जीवन एक पशु तुल्य हो चुका था। यद्यपि ब्रिटिश काल में भी स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी, लेकिन शुरू में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, जिसके कारण उनकी दशा उस समय तक सुधर नहीं पाई। अंग्रेज़ों ने शुरू में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए और अपनी साम्राज्य स्थापना के लिए भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और न ही इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम ही उठाया। इस काल में हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों से पीछे रहीं और उनकी स्थिति में निरंतर गिरावट होती रही। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक अत्यंत ही घृणित प्रथा जो समाज में, तत्कालीन समाज में फैली हुई थी, और वह थी सती प्रथा। सती प्रथा के अंतर्गत जब किसी शादीशुदा स्त्री का पति मर जाता था, तो उसके पति के चिता में उसकी पत्नी को भी जिंदा लिटाकर जला दिया जाता था। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, गिड़गिड़ाती, फिर भी उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक उस ज़माने में लोग इस प्रथा को लागू करने के लिए इतने उद्वेग थे कि जब चिता में उनकी पति के साथ पत्नी को जलाया जाता था, तब जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, आवाज़ करती, रोती, तो उसके आवाज़ों को दबाने के लिए उस चिता के चारों ओर बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि उन ढोल और नगाड़े की आवाज़ से उसकी आवाज़ दब जाए। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज कितना क्रूर था, जिनके मन में स्त्रियों के प्रति जरा भी दया भाव नहीं थी। यद्यपि बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा निषेध पर कानून पास हुआ सन 1829 ईस्वी में, और इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद हम आते हैं विधवा का ब्रह्मचर्य जीवन,
यदि उस ज़माने में यदि कोई स्त्री जिसका पति मर गया हो और वो सती होने से बच गई हो, तो उसको आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना पड़ता था। और उनको, उस विधवा को दोबारा शादी करने की भी अनुमति समाज ने प्रदान नहीं की थी। विधवा का जीवन अत्यंत कष्टमय और दुख से भरा हुआ रहता था। समाज में उसको किसी भी प्रकार का स्थान प्राप्त नहीं था। उसको सभी लोग अमंगल की दृष्टि से देखते थे। साथ ही उन पर समाज में कई प्रकार की पाबंदियां भी लगाई गई थी, जिसके कारण उस विधवा का जीवन एकदम एक तरह से नरकमय हो जाता था। इसके बाद हम आते हैं बाल विवाह। बाल विवाह के कई कारण हैं। एक तो हमारे जो प्राचीन व्यवस्थाकार हैं, जैसे मनु जी ने बाल विवाह पर काफ़ी जोर दिया, जिसके कारण उस ज़माने में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया जाता था। दूसरा, समय समय पर भारत में हुए विदेशी आक्रमणकारियों के भय से भी अपनी बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, उनके कौमार्य को बचाने के लिए भी बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। बचपन में विवाह हो जाने के दुष्परिणाम होते थे। इसके परिणाम बहुत भयावह होते थे। कम उम्र में ही माँ बन जाने से जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य एकदम खराब रहता था। दोनों ही कमज़ोर हो जाते थे और इस कारण से उनका, दोनों का ही, माता और पुत्र हो या पुत्री हो, उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता था और वे समाज में किसी भी प्रकार का योगदान करने के समर्थ नहीं रहते थे। तीसरा है, इसके बाद आता है बहुविवाह। यद्यपि किसी हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता बहुविवाह का, न ही धर्म कोई उनको समर्थन करते हैं, फिर भी समाज में ऐसे कुछ कुलीन वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, जो एक से अधिक पत्नियां रखती थी, अर्थात बहुत सारी विवाह करती थी और उसको, विवाह को करना अपना मान समझते थे, सम्मान समझते थे, अपनी गौरव और प्रतिष्ठा मानते थे। इससे समाज में अनैतिकता और व्यभिचार को बढ़ावा मिला, समाज का पतन होने लगा। ये जो बहुविवाह का जो प्रचलन था, वो धर्म के समर्थन के बिना ही एक सामाजिक अंधविश्वास के रूप में विकसित हुआ और इसके कारण उस विवाहित स्त्री की जीवन नरकमय हो जाती थी। शिशु कन्या वध एक और कुरीतियाँ हैं हमारी समाज की। शिशु कन्या वध की जन्म होते ही शिशु कन्या को मार दिया जाता था। अब इसको मारने के भी कई कारण थे। यह प्रथा, जो शिशु कन्या वध की जो प्रथा थी, वो चाहे अभिमान या गरीबी या अंधविश्वास हो या अज्ञानता से हो, किसी भी कारण से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यह एक सामाजिक अपराध था। समाज द्वारा इस प्रथा को सहन कर लेना ही इस बात का प्रमाण है कि समाज का किस हद तक पतन हो चुका था। बच्चियों को मारने के तरीके भी अत्यंत बर्बर होते थे। बहुत से स्थानों पर तो लड़की पैदा होते ही उसके मुंह में गाय का गोबर ठूस दिया जाता था या गाय के दूध में उसका सिर को डुबो दिया जाता था, अथवा नाभि की नाड़ी को मुंह पर लपेटकर तुरंत मार डाला जाता था। कुछ स्थानों पर तो नवजात शिशु को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता था। एक और
बर्बर तरीका था बच्चे को मारने का, और वो यह था कि बच्ची के मुंह में अफीम की गोली रख देते थे। तो इस प्रथा के साथ इस प्रकार की बर्बरताएं जुड़ी हुई थी, जिसके कारण स्त्रियों की दशा निरंतर दयनीय एवं शोचनीय होती जा रही थी। अंतर्विवाह प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत विवाह का क्षेत्र सीमित हो गया। लड़कियों के पसंद और नापसंद का कोई स्थान नहीं रह गया था, और उसके मर्जी के खिलाफ उसका विवाह इस प्रथा के अंतर्गत किसी भी के साथ कर दिया जाता था, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो जुआरी हो, या किसी भी प्रकार का और वो पथभ्रष्ट व्यक्ति हो, उसके साथ जबरन उनका विवाह कर दिया जाता था। और वो व्यक्ति फिर उसके साथ न जाने कितनी प्रकार की यातनाएं और जुल्म ढाता था, फिर भी वो अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी रात दिन सेवा करती रहती थी। और इस तरह से भी स्त्रियों का इस प्रथा के कारण उनका नैतिक और सामाजिक पतन होते चला आ रहा था। इसके बाद दहेज प्रथा है, जो समाज की एक और अन्य बड़ी बुराई है। दहेज प्रथा का संभवतः जो विकास हुआ वो मनचाहा वर प्राप्त करने की होड़ के कारण हुआ। एक कुलीन वर्ग, एक संपन्न वर्ग अपनी बेटी को केवल एक संपन्न और एक अपने से ऊंचे वर्ग में ही देना पसंद करता था, जिसके नाम से इस दहेज प्रथा का विकास हुआ। क्योंकि जैसा हम आज भी देखते हैं कि कोई भी अमीर व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह किसी गरीब लड़के के साथ नहीं करता, ठीक उसी तरह उस ज़माने में भी हर व्यक्ति, हर पिता यही चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह ऊंची हैसियत वाले के साथ हो, ऊंचे वर्ग में हो। इसी होड़ ने दहेज प्रथा को समाज में विकसित किया, और जिसका परिणाम स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता था। अगर दहेज कम हुआ तो उसको कई प्रकार के उसके ससुराल में उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको कई प्रकार से कष्ट दिए जाते थे, और यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती थी, जैसा कि आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। उसके बाद एक और प्रथा थी पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा के कारण और बाल विवाह के कारण विशेषकर स्त्रियों के शिक्षा से संबंध एकदम ही टूट गया, क्योंकि पर्दा में रहने के कारण और बाल विवाह हो जाने के कारण उनका शिक्षा नहीं हो पाता था, और दोनों ही कारणों से वे घर के चार दीवारी में बंद रहने पर मजबूर होना पड़ता था। पर्दा प्रथा का मुख्य कारण एक तो यही था कि वो विदेशी बाह्य आक्रमण, और ख़ासकर ये मध्यकाल से प्रारंभ होता है जब मुस्लिम शासन की स्थापना होती है, और ये पर्दा प्रथा फिर धीरे धीरे एक परंपरा बनकर भारतीय समाज में हर वर्ग में प्रवेश कर देती है। उसके बाद और एक कुरीति ये थी, मान्यता थी कि स्त्रियों को न ही उनका किसी संपत्ति में अधिकार रहेगा और न ही उनको शिक्षा का अधिकार है, और ये दोनों अधिकार के न मिलने के कारण उनका मानसिक, सामाजिक और दोनों ही प्रकार का पतन हुआ। इन दोनों ही के अभाव में, संपत्ति के और शिक्षा के दोनों के ही अभाव में, वे अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूक भी नहीं हो सके, और अपना जीवन बस घर के अंदर ही अपने परिवार के, अपने पति की, अपने बच्चों की सेवा करते ही वो अंत तक बिता देती थी। स्त्रियों की दशा का खराब होने का एक और भी कारण था संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था।
संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था ने भी स्त्रियों की दशा को गिराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरुष प्रधान समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था की गई, जिसका मुखिया उस समाज का वयोवृद्ध पुरुष होता था और वयोवृद्ध स्त्री ही सभी स्त्रियों की संरक्षक होती थी। अतः अन्य बाकी स्त्रियों की स्थिति बदतर होती चली गई। उन्हें पुरुषों की हर आज्ञा को माननी पड़ती थी और उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे। संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में स्त्रियों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं थे और न ही उन्हें किसी कार्य के लिए बड़ों की आज्ञा हर हाल में लेनी ही पड़ती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी सारी बुराइयां समाज में व्याप्त थी, जिनके कारण ब्रिटिश काल में भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति एकदम बदतर हो चली थी, नीचे गिर गई थी और उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही रुक गया था। यद्यपि आगे चलकर ब्रिटिश काल में ही समाज सुधारकों के प्रयास से अंग्रेज़ सरकार ने ऐसे कई तरह के कानून पारित किए, जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार होते गया और उनका जीवन सुखद बनने लगा। प्रमुख जो कानून उस समय स्त्रियों के सुधार के लिए जो अंग्रेज़ सरकार ने पारित किए थे, उनका मैं संक्षिप्त में एक बार उल्लेख करता हूँ। इनमें पहला है सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1870 ईस्वी का एक्ट और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी। इस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन थे। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इसके अलावा कुछ और अन्य भी अधिनियम अंग्रेज़ सरकार ने पारित किए, जैसे ब्रह्मो मैरिज एक्ट और शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम। इन सब कानूनों के द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ और वे उत्तरोत्तर अपने विकास को आगे बढ़ती गए और आगे चलकर इन्हीं स्त्रियों में से अनेकों स्त्रियों ने भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धन्यवाद।